अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत हो। साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो साथियों, ये हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। आपको पता है अर्थव्यवस्था को कई आधारों पर कई भागों में बांटा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी वितरण जब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे किस वितरण को किस तरीके से बांटा गया। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, हमारा जो हेडिंग रहेगा वह हेडिंग रहेगा आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, पहला हम प्रकार में बांटते हैं आपका चलिए जो हम बात करते हैं, पहला हमारा आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है आपका राज्य की भूमिका के आधार पर। राज्य की भूमिका के आधार पर। दूसरा आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा होता है ऑन द रोल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ऑन द रोल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है ऑन द रोल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर। अब चौथा अगर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क, इसको बोला जाता है कार्य की दशा के आधार पर। कार्य की दशा के आधार पर। तो चार तरीके से हमने बांटा। पहला बांटा ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द रोल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, पांचवा जो आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर,
ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, और सातवां जो लास्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, इसको कहते हैं विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार के आधार पर, नवाचार के आधार पर। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार को बांटा। मैंने कहा अर्थव्यवस्था के कई आधारों पर, कई भागों में बांटा गया है। 7 प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट, रोल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य की भूमिका के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कार्य की दशा के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, क्षेत्र के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन, नवाचार के आधार पर। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अर्थव्यवस्था को अपनी बांटा। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट की बात करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ रोल स्टेट में हम 3 तरीके से अर्थव्यवस्था को बांटते हैं। एक आपका होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक आपका होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा आपका होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, यानी प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। एक प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो उत्पादन पर जोर देती है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, और जितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाए उतना अधिक से अधिकतम आपका लाभ प्राप्त किया जा सके। ये अर्थव्यवस्था इस पर जोर देती है। इसलिए इसके लिए औद्योगिकरण एवं उपनिवेश को इन अर्थव्यवस्थाओं ने अपनाया। किसने किसने अपनाया? औद्योगिकरण ने और उपनिवेशवाद ने इस अर्थव्यवस्था को अपनाया। कौन सी अर्थव्यवस्था को? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, एक संगठन था OECD, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपका बना था 1961 में, ठीक है। तो अगर हमने पहली अर्थव्यवस्था की आपकी बात करी थी, पहली अर्थव्यवस्था थी, पहली अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट के आधार। सबसे पहला आपका आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने आपसे कहा था, इसमें आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट गेन करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था, यानी डेफिनेशन लिखी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर जोर देती है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। आपका औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण आपका और उपनिवेशवाद, इन दोनों ने ही इस अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनका एक संगठन था जिसका नाम था OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD की बात की, इसका फुल फॉर्म थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड
डेवलपमेंट, जो कि आपका बना था 1961 में। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अधिकतम उत्पादन पर जोर देती है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके और उत्पादन करने के साथ अधिकतम लाभ किया जाए। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था जो थी आपकी, इसका संगठन मैंने बताया था OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका 1961 में बना था। 1961 में बना था। इसमें 7 बड़ी अर्थव्यवस्था का ये संगठन है। कौन सी? ये 7 बड़ी अर्थव्यवस्था का संगठन है। G7 की बात करते हैं, जो कि 1925 में बना था, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो OECD की बात करते हैं, ये आपका 7 बड़ी अर्थव्यवस्था का संगठन है। G7 की बात करते हैं, जो कि आपका 1925 में बना था। ये किसका पार्ट है? आपका OECD का पार्ट है। किसका पार्ट है? OECD का पार्ट है। OECD में आपके कुल मिलाकर कितने देश आते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कुल मिलाकर हमारे 38 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 38 देश आते हैं। सॉरी, आपका यहाँ लिखना है G7 जो बना था 1975 में बना था। 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो कि 1961 में बना था। 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन है। G7 की बात करते हैं, जो कि 1975 में बना था। ये G7 किसका पार्ट है? OECD का पार्ट है। एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं। चलिए, दूसरा हम बात कर रहे थे आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है, यहाँ पर हम लाइन खींचते हैं। ठीक है भाई, दूसरा आता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, ये वितरण पर जोर देती है ताकि अधिक से अधिक वेलफेयर किया जा सके। तो आपको लिखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, यह है ये वितरण पर जोर देती है ताकि अधिक से अधिक वेलफेयर किया जा सके, ताकि अधिक से अधिक क्या किया जाए? कल्याण किया जा सके। कल्याण पर कौन सी अर्थव्यवस्था जोर देती है? आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब कहते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा, उसके साथ ही साथ वेलफेयर भी उतना ज्यादा ही होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा, वेलफेयर भी ज्यादा होगा। इसमें हर गतिविधि जो होती है गवर्नमेंट के, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें हर गतिविधि, यह भी लिखिए, इसमें हर गतिविधि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। कंट्रोल की जाती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को आप क्या कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था को मेरे भाई आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अगर यूएसएसआर की बात करते हैं, एक तरफ आपका यूएसएसआर, यूएसएसआर की अगर बात करते हैं, इसमें आपको कुल मिलाकर कितने देश आते हैं? 15 देश आते हैं। ये बना था 1922 से 1991 तक। ठीक, दूसरा हम बात करते हैं यूएसआरवाई। यूएसआरवाई, इसमें आपके कितने देश आते हैं? इसमें 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? इसमें 8 देश आते हैं। यूएसआरवाई का फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। ठीक है ना, तो इसमें कितने देश आते हैं? इसमें 8 देश। तो ये जो संगठन है ना, ये संगठन आपका किस अर्थव्यवस्था का? आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले कुल देश हमारे पास है कितने? 25। इसमें कितने देश हमारे पास? टोटल 25। तो 25 को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला, एक मिनट, देखिए हमने 25 देश हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं, जिसमें हमने 2 तरीके से अभी बांटा। यूएसएसआर, यूएसएसआर में आपके कितने देश आते हैं? टोटल 15। दूसरा आपका यूएसआरवाई, जिसमें आपके कितने देश आते हैं? इसमें आपके तीसरे में कितने देश हैं? 8 देश। ठीक है, तो 8 और 15, 8 कितना होगा? 23 बचा 2। 2 देश में आपका आता है, तो चीन आता है, एक आपका चीन देश आता है, और एक आपका देश आता है क्यूबा। कौन सा देश आता है? क्यूबा। यानी मैंने कहने का मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले कुल 25 देश हैं, जिसमें आपके यूएसएसआर के 15 देश, यूएसआरवाई के 8 देश,
एक आपका 24वां चीन और 25वां आपका कौन सा आएगा, क्यूबा आएगा। ठीक है, जो कि अगर इसकी बात किया जाए, ये यूएसएसआर जो संगठन है ये आपका 1991 में बना, आप इस डेट को मेंशन कर लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यूएसएसआर वाई, जो कि आपका 2008 में बना है। कब बना है, 2008 में बना है। फिर आपका ये कब बना, चीन 1978 में बना था आपका, ये बना था फरवरी 2021 में। कब बना था, फरवरी 2021 में। तो इस तरीके से हमने बात करी थी। ठीक, अगर हम लोग बात करते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फादर की, तो फादर इसके थे आपके एडम स्मिथ। कौन थे आपके फादर, थे इसके एडम स्मिथ। ठीक है, अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के फादर की बात करेंगे, इसके फादर थे कार्ल मार्क्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक थी जिसको हम कहते थे डास कैपिटल। डास कैपिटल, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके समाजवादी अर्थव्यवस्था के फादर आपके थे कार्ल मार्क्स, जिनकी बुक थी डास कैपिटल। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फादर थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस तरीके से हमने अभी क्या करा, हमने पूंजीवादी और आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझा, दोनों है क्या। ठीक है, फटाफट इसको नोट की जल्दी से। ठीक है, तो अगर हमने अभी इस तरीके से हमने इस दोनों चीजों को देखा। अगर हम एडम स्मिथ की बात करेंगे, एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। आप इन दोनों पॉइंट्स को आपके रिगार्ड नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, हम आगे अपने थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। अभी हम बात कर ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट। ठीक है भाई, तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा, इसमें तीसरा हमारा रहेगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी या समाजवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण पाए। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का कंट्रोल होता है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको ध्यान रखना है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का कंट्रोल होता है, निजी क्षेत्र का कंट्रोल होगा, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसका परसेंटेज की बात करें, इसका परसेंटेज था 20% और इसका परसेंटेज था आपका 80%। कितना परसेंट था आपका, 80%। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीजों को आपको ध्यान रखना। अब हमने क्या करा, हमने ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अब तीनों को बांटने के साथ हमने समझा, एक बार तीनों को फिर रिकैप करते हैं ताकि तीनों पॉइंट एकदम फिर क्लियर हो। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हमने बात करी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर जोर देती, किस पर जोर देती, उत्पादन पर जोर देती, ताकि अधिक से अधिक आप क्या कर सके, उत्पादन कर सके और अधिक से अधिक क्या कर सके, लाभ कमा सके। ठीक है, इसमें औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद ने भी इसको अपनाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। इनका संगठन है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि 1961 में बना था। OECD की बात करते हैं, 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये संगठन है OECD। G7 जो कि 1975 में बना था, ये इसका ही पार्ट है। ठीक है, इसमें कुल मिला के आपके 38 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 38 देश। अगर देखा जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फादर थे एडम स्मिथ,
जिनकी एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके साथ ही साथ एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब समझ में आया? ठीक। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, ऐसी अर्थव्यवस्था वितरण पर जोर देती है ताकि अधिक से अधिक क्या किया जा सके, वेलफेयर। डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा वेलफेयर भी उतना ज्यादा होगा, यानी हर गतिविधि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होगी। उसके साथ ही साथ इसके फादर जो थे समाजवादी अर्थव्यवस्था के, कार्ल मार्क्स थे, जिनकी बुक थी डास कैपिटल। डास कैपिटल, इनको कहा जाता है फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक। हम तीसरा बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी समाजवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जिसमें कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, इसमें निजी क्षेत्र का कंट्रोल होता है, इसका परसेंटेज कितना था, 20%। समाजवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसका परसेंट कितना था, 80%। तो यहां तक बात समझने के बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को हिंदी में कहते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और दूसरी आपकी होती है आपकी निजी अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था। तो इनको दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप के आधार पर, दूसरा पहला होता है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहला होता है सार्वजनिक और दूसरा मेरे भाई होता है निजी अर्थव्यवस्था। निजी अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं पब्लिक इकोनॉमी। निजी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट इकोनॉमी। इकोनॉमी। अब दोनों होती क्या है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोनों होती क्या है, देखिए अगर सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पब्लिक इकोनॉमी की बात करते हैं, पब्लिक इकोनॉमी का जो ओनरशिप होती है, इसका जो स्वामित्व होता है हमेशा गवर्नमेंट के पास रहता है, इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें पब्लिक सेक्टर का विस्तार पाया जाता है। ठीक, यानी जो पब्लिक इकोनॉमी है ना, पब्लिक इकोनॉमी में यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था में जिसका स्वामित्व गवर्नमेंट के पास होता है उसको सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है या निजी संस्थाओं के पास होता है उसको हम निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी आपका प्राइवेट आपका सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा जिसका स्वामित्व, आप लोग नोट करिए, जिसका स्वामित्व गवर्नमेंट के पास पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पब्लिक इकोनॉमी कहते हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, प्राइवेट इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसका स्वामित्व
निजी व्यक्ति या निजी संस्थाओं के पास पाया जाता है उसको हम निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में मेरे भाई आपको और ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर हमने देखा अर्थव्यवस्था दो प्रकार की थी, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और आपका निजी अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में बात करते हैं ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है, और प्राइवेट इकोनॉमी में बात करते हैं इसमें ओनरशिप किसके पास रहती है? निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पास रहती है। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर का विस्तार पाया जाएगा और निजी अर्थव्यवस्था में आपका प्राइवेट सेक्टर का विस्तार पाया जाए। जैसे हमने आपसे कहा था इंडिया की हम लोग बात कर रहे थे, आपकी किसकी बात कर रहे थे? अपने भारत की। हमने थोड़े दिन पहले आपको एक डेटा दिया था, हमने कहा अगर एक बात करते हैं हम 1956 की, तो पहले हम किसकी बात करते हैं? 1956 की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं 1991 की, और फिर हम बात करते हैं 2021 और 22 की। किसकी बात करते हैं? 21 और 22 की। तो तीन तरीके से हमने इसको बांटा। हमने कहा अगर हमने तीन डेट में बांटा, एक तरफ था आपका पब्लिक सेक्टर, दूसरा था आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, एक तरफ आपका था पब्लिक सेक्टर और एक तरफ आपका था प्राइवेट सेक्टर। ठीक है साहब, तो हमने दो तरीके से उसको बांटा। 1956 में ये देखा गया था जो पब्लिक सेक्टर था इसका जो परसेंट था टोटल कितने परसेंट था? 80% था पब्लिक सेक्टर 1956 में, और 20% ही क्या था? आपका प्राइवेट सेक्टर था। हमने कहा अगर 1951 जब आया था तो उसमें यह कहा गया था कि जो 80% पब्लिक सेक्टर है इसको घटा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। जो कि आपका 20% प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को आपका क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। यही तो बात कही थी, यही तो बात कहा था हमने कि जो पब्लिक सेक्टर 80% है उसको घटा दिया जाए और आपका प्राइवेट सेक्टर 20% है इसको बढ़ा दिया जाए। अगर हम बात करते हैं 2014 की, अगर बात करते हैं इसमें 2014 में ये देखा गया था जो आपका पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर एक तरफ था आपका प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को देखा गया तो वो कुल मिलाकर आपका रह गया केवल 6% और प्राइवेट सेक्टर आपका हो गया आपका टोटल 94%। तो क्या करा? बढ़ाया गया। 2021 की अगर देखा जाए तो इसमें भी अगर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं इसका कितना परसेंट रह गया? 4%, और प्राइवेट सेक्टर बढ़कर आपका हो गया कितने परसेंट? 96%। तो इस तरीके के हमें आंकड़े ध्यान रखना है। ठीक है, ये 1956 से 1991 के बीच रहा है, मतलब इंडिया में तीन आपकी डेट याद रखनी, 1951, 1956 और 2021 और 22। 1956 में प्राइवेट सेक्टर का परसेंट था टोटल 80%, 100% में से, और पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर कितना था? 20%। जब 1951 की बात हुई थी, 1951 के समय यह कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर जो था उसका पार्ट 80% उसको घटा दिया जाना चाहिए और पब्लिक सेक्टर का पार्ट 80% उसको घटा दिया जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर 20% है इसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो 2014 में आपका जो पब्लिक सेक्टर था वो 6% रह गया और आपका प्राइवेट सेक्टर कितना हो गया? 94%। फिर उसके साथ साथ 21-22 में देखते हैं तो पब्लिक सेक्टर जो था उसका परसेंट रह गया केवल 4% और मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर कितना हो गया आपका? 96%। तो इस तरीके से हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है,